आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी के लिए सबसे शानदार किताब कौन सी है? इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह। रमेश सिंह इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। रमेश सिंह की बात करें दोस्तों, तो ये किताब आपको इकोनॉमी में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाएगी। प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। इनफैक्ट ऑप्शनल में भी कुछ सेक्शंस में ये किताब रिकमेंडेड है। देखिए, यूपीएससी में आपको पता ही है कि किताबें उतनी ही हैं और उतनी ही पढ़नी है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, साइंस एंड टेक के लिए रवि प्री अग्रहारी सर की किताब जो अभी मैंने रिव्यू की थी, और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह। ये सारी रिकमेंडेड किताब है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपकी नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम आपकी हिस्ट्री के लिए। तो आज हम रमेश सिंह का एक छोटा सा रिव्यू देंगे। ये किताब मैंने कई बार पढ़ी है, क्योंकि भाई देखो, मैंने तो अब यूपीएससी में तो भाई मुझे पढ़नी थी जब मैंने तैयारी की, लेकिन अभी मैंने इसका 15th एडिशन पढ़ा इसका। ठीक है, रमेश सिंह का बहुत ही शानदार। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे किताब जब भी मैं खरीदता हूँ ना, तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इतनी कलरफुल किताब लगती है ये, ताकि आप बोर ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए किताब को रिकमेंड भी किया गया है, क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछता है यहां से, रमेश सिंह से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है ये। तो हम एक छोटा सा इसका रिव्यू लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए, चैप्टर्स तो हम देखेंगे ही, मैं आपको बता दूं। दिस इज द 15th एडिशन ऑफ द बुक। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि इसमें एक तो मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं, और साथ ही साथ मेंस के आप देख सकते हैं ना यहाँ। ये तो खैर यूनियन बजट के बारे में पूरा का पूरा है ये, बट यहाँ पे जो सिलेक्टेड मॉडल आंसर्स हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो यूपीएससी में आए हैं। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट दिस बुक डज। ये आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करवाती है, साथ ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर करती है। तो हम चैप्टर वाइज शुरू करते हैं, और जो इस बार यूपीएससी में जहां से सीधा सीधा सवाल उठ गया है। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात किताब की होती है कि क्या वो बेसिक से शुरू कर रही है। तो रमेश सिंह इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शुरुआत से शुरू करती है, बहुत ही शुरू से शुरू करती है। तो चैप्टर 1 एक इंट्रोडक्शन है। ये इकोनॉमी है क्या, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में फर्क क्या होता है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किताब की जब कोई भी चैप्टर यहां पे शुरू होता है, तो वो चैप्टर में सबसे पहले ही आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाता है कि ये चीजें इसमें कवर होंगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप एक माइंडसेट बना लेते हैं। उसके बाद पूरा इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो, कुछ इस तरीके से हेडिंग, और उसके बाद फिर पैराज में। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको वो इटैलिक्स में है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो इटैलिक्स में है। तो ये आपको और ज्यादा समझने में आसानी होती है। ठीक है, साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इकोनॉमी में पीएचडी तो करनी नहीं है, बट फिर भी ये इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको समझा देती है सारे के सारे। तो ना सिर्फ यूपीएससी के लिए, बल्कि अगर किसी को इकोनॉमी बहुत ही बेसिक से समझनी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका इकोनॉमी सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो आपको रमेश सिंह पढ़नी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो जिसमें माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम करती है। छोटी छोटी, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब जब हम बड़े पैमाने पे पूरा का पूरा देखते हैं। और फिर यहां पे इकोनॉमी को बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, और भारत के कंटेक्स्ट में भी इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ मार्केट इकोनॉमी, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इस तरीके से। देखिए, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो मैं इकोनॉमी के लेक्चर्स लेता हूं, मेरा बेस यही है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, यही है ना। प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और टर्जरी आपका सर्विस सेक्टर, राइट। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम चलते हो, वॉशिंगटन कंसेंसस। ये मैंने पहली बार पढ़ा था रमेश सिंह में 1980s में, जब ये आया तो सब कुछ बदल गया, इकोनॉमी खुली, वॉशिंगटन। फिर उसके बाद बीजिंग कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस। तो ये बेसिकली 15th 16th सेंचुरी से चलते हुए पूरा का पूरा इकोनॉमी को डिफाइन करती है, और एक आपको ग्लिम्स भी देती है इकोनॉमिक हिस्ट्री की। फिर उसके बाद चैप्टर 1 में ही देखिए, हमको अक्सर प्रॉब्लम होती है जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी। ठीक है, फॉर्मूले के साथ, और एक एक जो एब्रिविएशन उसका मतलब। ठीक है, जीएनपी इंपॉर्टेंट, जीएनपी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, एनडीपी और जीडीपी, ये सारी चीजें विथ फॉर्मूला। ठीक है,
किस तरीके से जीडीपी हमारी इकोनॉमी में काम करती है, वो सब पहले चैप्टर में बताया गया है। और आपको बता दूं कि मेंस में भी पिछली बार यहां से सवाल उठे थे, इनडायरेक्ट सवाल थे बट उठे थे। फिर उसके बाद चैप्टर 2 ग्रोथ और हैप्पीनेस। ये चैप्टर 2 अगेन देखिए सब क्रोनोलॉजिकल हिसाब से चलता है ना, और इसमें लगातार जो है वो तो जो ग्रोथ है और हैप्पीनेस ही किस तरीके से चलती है। पैसा है तो जाहिर सी बात है आप ग्रो करोगे और आप हैप्पी रहोगे। तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहां पे बात है, किस तरीके से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो नापी जाती है, हैप्पीनेस होती क्या है, और उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमी को यहां पे जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ये किताब जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो है ये किताब जो है वो छूती है। उसके बाद आओ चैप्टर 3 पे आओ। यहां से असली गेम शुरू होता है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी तक आपने एक ओवरव्यू देख लिया कि पूरी दुनिया इकोनॉमी कैसे जाती है। अब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकग्राउंड इकोनॉमिक हिस्ट्री पे यहां पे बात होती है, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है हमारी। उसके बाद एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। फिर उसके बाद प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, उस पर बात होती है। और फाइनली पब्लिक सेक्टर पे बात होती है, हेवी सेक्टर पे बात होती है। ये आपको समझाया जाता है इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। समझाया जाता है कि कैसे एक ओवरव्यू की इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और जब ये चीजें बेस आपका तैयार करती है इकोनॉमी के लिए, सीधा सीधा सवाल बनता है, यहां से सीधा सवाल बनता है। इनफैक्ट इसका सवाल आपका जैसे इकोनॉमी जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है इकोनॉमी से, तो सीधा ज्योग्राफी में भी बन जाएगा, हिस्ट्री में भी बन जाएगा। यहां के डेटा, यहां के पॉइंट्स आप सीधा उठा के उसमें कोट कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। फिर चैप्टर 4 मेरा जो पर्सनल फेवरेट चैप्टर रहा है, एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग और एक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। प्लानिंग इन इंडिया मुझे सबसे बेहतरीन चैप्टर लगा, मतलब यहां से शुरू होता है ये इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद जब प्लानिंग इन इंडिया, तो इसमें एक एक प्लान, 5 ईयर प्लान से लेकर नीति आयोग तक, इसमें आपको अभी 1947 से लेकर अभी तक का भारत पूरा पता चल जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, सेकेंड, थर्ड, फिर प्लान हॉलीडे आया वो क्या था, और एक एक प्लान में किस पे हमने फोकस किया। बॉम्बे प्लान क्या, गांधीयन प्लान क्या, ये तो खैर 5 ईयर प्लानिंग के बाद फिक्की क्यों आया, एक एक चीज 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की कहां से जरूरत पड़ गई, और उसके बाद फिर सेंट्रल प्लानिंग, एम्पलाड स्कीम, 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या थे, कैसे धीमे धीमे चलते हुए एक प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान चलते हुए हमने भारत को बनाया और हम डबल डिजिट ग्रोथ में गए विथ डेटा, प्रॉपर डेटा के साथ। यहां पे इस चैप्टर के बारे में बताया गया है, मतलब ये जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा डील करता है, ठीक है ना। देन उसके बाद फाइनेंस कमीशन की भी बात है, क्योंकि यहां पे प्लानिंग की बात हो रही है, सिर्फ प्लानिंग कमीशन की बात नहीं है। ये 1950 के बाद बहुत सारी चीजें आई, यहां पे फाइनेंस कमीशन की भी बात हो रही है कि फाइनेंस कमीशन कैसे काम करता है। आपको पता ही है कि अगर पैसे चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार का, तो मिनिस्ट्री दे दे या फाइनेंस कमीशन जो टैक्सेस हैं वो किसको कितना जाएगा, किस सरकार को कितना जाएगा, किसको, केंद्र को कितना जाएगा, राज्य को कितना जाएगा, वो फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करता है। तो वो कैसे काम करता है वो एक एक चीज में बताया गया है। और धीमे धीमे आते आते एग्रीकल्चर का, देखिए पूरी किताब में आपको एग्रीकल्चर के ग्लिम्स मिलेंगे, ठीक है, हर चीज में एग्रीकल्चर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर तो उससे जोड़ा गया है। देन उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ पे आप आएंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इस पे बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे अभी भी सारे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसी बार अभी यूपीएससी में सवाल आया था सीएसएस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट सवाल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे आते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं जो किताब रिकमेंडेड है ना, उससे यूपीएससी डायरेक्ट सवाल जो है वो पूछता है, ठीक है। और फाइनली नीति आयोग, कैसे हम यहां पे नीति आयोग पे आए, ठीक है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आते हैं। अब देखिए भारत के, अभी तक आपने देख लिया, अब रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं, ठीक है। भारत की इकोनॉमी कब कब खुली, एलपीजी सबसे इंपॉर्टेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस बार मेंस में सवाल आना है। 110% G20 को भी देखोगे तो वह एलपीजी का प्रोडक्ट है। बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे आप कि कैसे शुरुआत हुई और कहां हम जाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करता है ये, यहां पे रिसेंट डेवलपमेंट और अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है यहां पे उसकी बात जो है वो की जाती है। मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाहता हूं यहां पे, ये देखिए आप,
ये जो प्लान की मैं बात कर रहा था ना, ये एक एक चीज ऐसे फर्स्ट प्लान, 7th प्लान, 2 एनुअल प्लान आया, 8th एनुअल प्लान आया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो है दैट इज कवर्ड। समझ रहे हो? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये देखिए इस बार एग्रीकल्चर से पिछले कुछ सालों में देखो तो यूपीएससी एग्रीकल्चर से बहुत सवाल पूछ रहा है। ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स, देखिए रमेश सिंह सारे एग्जाम्स के लिए है, नॉट जस्ट। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से पढ़ लो। समझ रहे हो? बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो बैंकिंग वाले इंश्योरेंस वाले एग्जाम है उसके लिए तो भाई बाइबल है ये, यूपीएससी के लिए तो है ही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं रमेश सिंह एक बहुत ही वाइड बुक है जिसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, हर एग्जाम में एप्लीकेशन है। और अगर आपको इकोनॉमी समझनी है तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स, ये थोड़ा सा आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बहुत इंसाइट्स, मतलब एक तरीके से आप काफी आप खुद भी चिंतन करेंगे इस चैप्टर को पढ़ के कि भाई अच्छा ऐसा था। ग्रीन रेवोल्यूशन, यहां तक ये बताया गया है बेसिकली खारिफ राबी क्रॉप्स। अभी आप देख रहे हो जो टमाटर के प्राइस बढ़े, जो बासमती के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो सीधा यहां से आप रिलेट कर पाओगे। फिर उसके बाद यहां पे लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई है जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो पूरा इतिहास से चलते हुए अभी हालात क्या हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, जब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भारत में जब बहुत बड़ी क्राइसिस आई तो किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन ने सॉल्व किया, और पूरा फार्मिंग पैटर्न यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इरिगेशन कैसा होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्री रिफॉर्म्स। तो यहां पे समझ लीजिए चैप्टर 8 पूरे एग्रीकल्चर को इसने समझाया है, प्राइमरी सेक्टर को एक एक चीज। और फिर डब्ल्यूटीओ समझने में बड़ी मुश्किल होती है, बट यहां पे एक एक एस्पेक्ट बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान भाषा में। अच्छी बात यह कि रमेश सिंह की भाषा जो है वो काफी ज्यादा इजी है, तो इसको समझाया गया है। उसके बाद फिर यहां पे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज होती है वो। देन उसके बाद आपका चैप्टर 9 आता है, ये सेकेंडरी सेक्टर्स, यहां से सेक्टर शुरू हो गए हैं। तो यहां पे इंडस्ट्री के बारे में बताया है कि जो हमारी 1947 के बाद से हमारी जो पॉलिसी रही है वो क्या रही है। तो देख सकते हो आप, देखिए ये किताब, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब आप ये किताब पढ़ोगे ना तो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आप बहुत ही जल्दी रिलेट कर लोगे। नॉट ओनली इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, किसी भी, क्योंकि लगभग सारे करंट अफेयर्स अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान दो तो वो इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर हैवी इंडस्ट्री की बात की है, एमएसएमईज, पावर, रेलवे, डिजिटल कम्युनिकेशन। देन उसके बाद आपका सर्विस सेक्टर, ट्रेजरी सेक्टर, किस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं और जबरदस्त जो हमारी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये हमने सेक्टर्स देख लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने भारत की आधी इकोनॉमी पढ़ रही है, लेकिन अब आधी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक हमारी फिस्कल पॉलिसी, एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंकिंग इन इंडिया, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं यहां पे, ठीक है। आरबीआई से इस बार भी डायरेक्ट सवाल आया था, ठीक है। रेपो रेट से डायरेक्ट सवाल आया था, ठीक है। मेंस में डायरेक्ट सवाल आता है। तो यहां पे फाइनेंशियल मार्केट और बैंकिंग इन इंडिया की बात करें तो ये आपको, और इधर जो नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस इन इंडिया, तो ये तीनों चीजें, सिक्योरिटीज इन इंडिया, ये आपके इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया जाता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी से बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। रिजर्व रेपो रेट आपका बैंक रेट हो गया, एलएएफ क्या होती है, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करती है, जिससे सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल जो है वो आता है। और अगेन रिफॉर्म्स की यहां पे बात होती है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से सीधा सीधा यहां पे सवाल पूछा जाता है, वो भी यहां पे जो है बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। देन उसके बाद इंश्योरेंस इन इंडिया, इंश्योरेंस जो कि अगेन अभी तो एनआईसीएल के बॉन्ड्स हैं, मैंने क्या बताया कि जो जो आपको इसमें दिख रहा है आप समझ लो उस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। तो यहां पे एलआईसी से लेकर जीआईसी से लेकर कैसे आया इंश्योरेंस, कैसे क्या जरूरत आन पड़ी, फिर सेबी की यहां पे बात है, सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की बात। अब इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कई बार आजकल होता है, कोर्स आ गए हैं कि भैया ये हमारी वेबसाइट पे जाओ, ये स्टॉक मार्केट का कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। मैं बोल रहा हूं भाई रमेश सिंह का खाली चैप्टर 14 पढ़ लो बस, ठीक है। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि हेज फंड क्या होता है, ईसीबी। आपको यह भी बताता हूं कि शार्क टैंक देखने में प्रॉब्लम आती है, स्टार्टअप करने में प्रॉब्लम है, ये पढ़ लो चैप्टर 14, एक एक चीज पता चल जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, कैपिटल किस तरीके से आता है, डेरिवेटिव्स, इंडियन डिपॉजिटरी, ईसीबी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें काफी करंट न्यूज, देखिए 2022 तक तो पूरा कवर्ड ही है, 23 तक, तो काफी करंट न्यूज जो है, जो करंट से रिलेटेड है, वो यहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है। देन उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, भारत में फॉरेन ट्रेड कैसे होता है, एफडीआई कैसे आता है, यहां पे एक्सचेंज रेट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी सवाल इससे बनते हैं। एक्सटर्नल फिक्स्ड फ्लोटिंग मैनेज्ड,
ये जब आप समझोगे ना तब आपको पता चलेगा इस चैप्टर से कि आखिरकार चाइना क्यों भारत से इतना आगे जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, एक एक अकाउंट की बात की है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, यहां पे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आईएमएफ की जो कंडीशंस थी, कैसे भारत, हमारा रुपया जो है वो आज देखो तो 80 रुपए के करीब है, 82 रुपए के $1 इक्वल टू 80 82, आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ऐसा ही है ना। वो क्यों हुआ, वो आईएमएफ की कंडीशन की वजह से हुआ। समझ रहे हो, जो आईएमएफ ने हमारे ऊपर कंडीशन डाली थी, और वो क्यों डाली थी, जब आप ये चीजें समझोगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक आप पूरी भारत की इकोनॉमी समझ जाओगे चैप्टर 15 तक। फिर ये अभी इस बार WTO से 2 सवाल है, सीधा सीधा सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में सवाल है, मेंस में आने ही आने हैं सवाल। WTO से पिछली बार भी सवाल पूछे गए थे मेंस में। ठीक है, तो ये चीजें। फिर टैक्स स्ट्रक्चर, अरे बाप रे, अब इसमें टैक्स रिजीम की बात भी की गई है, GST से लेकर सब कुछ, कैपिटल कितने तरीके के टैक्स होते हैं, टैक्स के बारे में जानना है तो इसको पढ़ लो। व्हेन पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, कैसे पब्लिक फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड रहती है, FRBM पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये सब क्या होता है। और चैप्टर 19 सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज की भी बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज कैसे आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यूनियन बजट, ये 2 चीजें भी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है, जो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट दोनों ही किताब में कवर्ड है। और आपको पता है यूपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट से सीधे सीधे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आपके सामने। साथ ही साथ मैं आपको एक दो चीज और दिखाना चाहता हूं। जब ये किताब खत्म होती है, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हमको क्वेश्चन चाहिए, और आपको बता दूं कि इसमें सेट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें यह भी बताया गया है कि ये कौन सा सवाल कब पूछा गया था। मेंस के भी सवाल हैं और आंसर की भी सॉल्यूशन इस तरीके से, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें मॉडल आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, ये तो इसमें टोटल 6 सेट्स दिए गए हैं, और 6 सेट्स मतलब आप ये समझिए कि एम्पल भरपूर प्रैक्टिस जो है वो करवाई गई है। साथ ही साथ ये तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया ना कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा है, और उसके बाद दोस्तों जो मॉडल आंसर्स हैं, जो मेंस के आंसर्स हमको देखने होते हैं। इसीलिए रमेश सिंह मुझे बहुत ही प्यारी किताब लगती है, सबसे बेस्ट किताब है अगर आपको इकोनॉमी समझनी है तो। ओके, तो ये देखिए, ये मेंस के आंसर इस तरीके से कुछ, कैसे आपको मेंस के आंसर लिखने हैं एग्जैक्ट इतनी ही वर्ड लिमिट में, और किस तरीके से आंसर लिखे गए देखिए पॉइंट वाइज, और यही किताब से, यही रेफरेंस से ये बताया गया। तो ये सारी चीजें भी हम यहां पे देख सकते हैं। तो अब क्या करें, 15th एडिशन आया। देखिए, किताब का हमेशा नया ही एडिशन ले। यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोलता हूं, लेकिन किताबें तो चाहिए भाई, किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। तो किताबें पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर दें आप, क्योंकि नए एडिशन में सबसे अच्छी बात है वो अपडेटेड होता है और बेटर होता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो नई चीज ले, सेकेंड हैंड ना ही ले तो ज्यादा बेटर है। तो अब इसको आपको लेने के लिए क्या करना है, मैग्रॉ हिल की किताब, ठीक है, मैग्रॉ हिल्स जो है वो पब्लिशर है, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, कोई जबरदस्त फायदा होगा। साथ ही साथ जो मैग्रॉ हिल्स का एज प्लेटफॉर्म है, ये कमाल करेगा आपके लिए, क्योंकि ये जो एज प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, यूपीएससी के पेपर्स अगर आपको नहीं मिल रहा है वो, और यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैग्रॉ हिल्स का एज प्लेटफॉर्म भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो उसको भी आप जरूर चेक करिएगा। तो करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाना है, लिंक को क्लिक करिए और किताब को खरीदिए, पढ़िए और अपनी यूपीएससी की तैयारी जो है वो सशक्त करिए। फिर से इंडियन इकोनॉमी 15th एडिशन बाय रमेश सिंह। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।